अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, वो आबादी पाकिस्तान की जो ये सोच रही थी कि आज कुछ खुशी का दिन होगा हमारे लिए, कुछ इत्मीनान का सुख का सांस लेंगे, कुछ ठहराव आ जाएगा बजट में, माशी तौर पे शायद कुछ जो एहसास कमतरी है, जो मुश्किलात हैं, जो कठिन मसाइल हैं, जो बजट है वो कुछ बेहतर हो जाएगा घर का। वो 22 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की बच्चा बच्चा आवाम का ये सोच रहा था। हर शख्स इस खुशी और उम्मीद के साथ आज पाकिस्तान टेलीविज़न को स्विच करके बैठा था शाम को कि जी जब वज़ीर आज़म आएंगे तो कोई अच्छी नवीद लेकर आएंगे, एक नया सूरज लेकर आएंगे, शायद कोई अच्छी बात होगी, वो बात जो अब तक हम तब्दीली के नाम पर सुनना चाहते थे, जो दिल और दिमाग चाहता है कि सुनने के लिए बेताब था, बेचैन था और एक बेकरारी थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आने की। लेकिन वो बेकरारी, वो बेचैन, वो दिल का सुकून मज़ीद बढ़ गया जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रिलीफ के नाम पे यह ऐलान किया आज अपने ख़िताब के अंदर कि मेरे बहन और भाइयों, मेरे मुअज़्ज़ज़ अवाम, मेरे दोस्त साथियों पाकिस्तान की, आप लोगों के लिए मज़ीद पेट्रोल की प्राइस मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। और पेट्रोलियम प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर आता है नाजरीन, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, इसके अलावा शख़ुरदनोश की कोई भी चीज़ हो, उस सारी चीज़ों पर पैसे जब पेट्रोल के पैसे बढ़ते हैं तो इन सारी चीज़ों के ऊपर पैसे बढ़ते हैं और इस सारी चीज़ों पर बोझ आता है, एक आम आदमी की ज़िंदगी पर बोझ आता है। मेरी और आपकी जो ज़िंदगी है, जो हमारे घर का बजट है, जो हमारे आम तौर पे रोज़मर्रा का बजट है, उसके ऊपर फ़र्क आता है और ठीक ठाक फ़र्क आता है। ये कोई 2, 3, 4 या 5 रुपए का फ़र्क नहीं होता, ये ठीक ठाक पैसों का फ़र्क आता है इसमें। और इसकी कैलकुलेशन भी किसी दिन बैठ के मैं बड़े बेहद असरार पे, क्योंकि आवाम का सोशल मीडिया पे मेरे फैंस और फॉलोअर्स जो आपको फीडबैक आता है, मुझे इस बात पे स्टार्ट किया गया है कि एक दिन बैठ के आप घर के बजट का बाकायदा बनाएं और पूरे प्रोग्राम में वो बताएं कि अगर किसी की मखसूस तनख्वाह है 17,500 जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने तय की हुई है, तो उसके अंदर किसी के घर का खर्चा कैसे चल सकता है। खर्चे से मुराद नाजरीन फिर यहाँ बता दूं, वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए और उनकी काबीना के लिए और उनके तमाम नुमाइंदों के लिए हुकूमत के, कि खर्चे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किचन का खर्चा, खर्चे का मतलब होता है तालीम का खर्चा, घर के खर्चे का मतलब होता है सेहत का खर्चा, घर के खर्चे का मतलब होता है आमदोरफ्त का खर्चा, घर के खर्चे का मतलब होता है यूटिलिटीज का बिल, घर के खर्चे के अंदर बहुत सारी मद में बहुत सारी चीज आती है जिसकी एक तवील फहरिस्त है। वो सिर्फ किचन के खर्चे की या आम अशिया खुर्दनोश की या 2 वक्त की रोटी का मामला नहीं होता। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज क्या कहा है जी, थोड़ा सा वो भी सुन लेते हैं। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। इंटरनेशनली 100% बढ़ी है। पाकिस्तान में तेल की कीमत है 138 रुपए लीटर। ये क्यों कम है? क्योंकि हमने जो लेवीज लगती हैं, यानी जो टैक्स लगता है, वो सारे हमने कम करते गए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। अगर हम जिस तरह इंटरनेशनल कीमतों में इजाफा था उसी तरह हम करते, या जो पिछली गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए थे, तो आज हमें 450 अरब मजीद इस गवर्नमेंट को फायदा होना था। वो हमने अपने पेट काट के, तो इसलिए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो इफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है।
और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है। एहसास का इसके अलावा 260 अरब रुपए के एहसास के प्रोग्राम चल रहे हैं, और ये भी सिर्फ और सिर्फ ये 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए 260 अरब रुपए के हमारे जो प्रोग्राम उनके लिए अभी भी चल रहे हैं, ये उसके ऊपर पैकेज दिया जा रहा है। सारे पख्तूनख्वा के खानदान इस वक्त उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह मार्च तक हमारे जितने सिंध, क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मैं तो उनको भी कहूंगा सिंध को कि वो शुरू करें प्रोग्राम। जो ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। जी, तो वजीर आजम साहब ने एक तो पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर जो आपने सुना अभी क्या कहा, उसके बाद उन्होंने रिलीफ के मामले पर क्या बयान फरमाया वो आपके सामने। तीसरा, उन्होंने अपोजिशन को भी एक टारगेट करते हुए बात की है, वो भी आपने सुनी कि जी पैसा ले आए। अगेन वही वाली बात है, तो पैसा तो लेने आप गए थे ऑपोजिशन से। सवाल ये वजीर आजम साहब, मोहतरम वजीर आजम साहब, कि पैसा तो आपने रिकवर करना था। आपने कहा था मैं इन चोर डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, आपने कहा था मैं इन लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, आपने कहा था इनको जेलों में डालूंगा, इनको सड़कों पर घसीटूंगा, इनको तब तक नहीं छोड़ूंगा, इनको AC और TV भी लगा के नहीं दूंगा जेलों में जब तक ये पैसा वापस नहीं करेंगे। तो वो पैसा क्यों नहीं रिकवर हुआ, वो पैसा क्यों नहीं आया? नैब के चेयरमैन आपके पसंदीदा अभी तक तैनाती करके आपने बिठा के रखे हुए हैं, दीगर इदारों में लोग आप चाहते हैं कि वो उसी तरह से लगे रहें जैसे लगे हुए हैं, तो फिर वो सारे लोगों को तो आपके फेवरेबल सिचुएशन का हामी होना चाहिए था। बहरहाल जी, इस पर बात करेंगे आज। मौजूद पैनल की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं आगा मसूद साहब हैं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। आप उनके कॉलम पढ़ते हैं बेशबहा और उनको बेहतर तरीके से पता है अब से लेके पिछली माजी की हुकूमतों तक भी कि जी किसने क्या किया, कई अदवार देखते हुए आ रहे हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आगा मसूद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठी हैं जी फिजा शकील साहिबा हैं, सीनियर रैंक के पर्सन हैं जी, तज्जियाकार हैं और एक निजी चैनल पे अपना बहुत बेहतरीन प्रोग्राम भी करती हैं। उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया फिजा शकील साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी, हुकूमत से ज्वाइन करेंगे सूबाई वजीर तवानाई है पंजाब PTI के डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मालिक साहब, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन करेंगी ताहिरा औरंगजेब साहिबा हैं, MNA हैं, सीनियर MNA हैं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया ताहिरा औरंगजेब साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ आगा मसूद साहब, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? आज बेकरारी बेचैनी से इंतज़ार था सबको, 22 करोड़ अवाम को, कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आएंगे और कुछ रिलीफ देंगे। क्या वाकई वो रिलीफ मिल गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमरान साहब आके, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अपने तमहीद में अपने जिस तरीके से आपने तारुफ कराया है कि लोगों को ये उम्मीद थी कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा या उनको एक अच्छी मतलब ख़बर सुनने को मिलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो पेट्रोल के बारे में ख़ुद जो ऐलान किया है वो मेरा ख्याल है कि एक तो बड़ा अचानक, एक तो वज़ीर आज़म के मुंह से ये कहना कि साहब हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो उससे तो मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो उसके जो इफ़ेक्ट होगा, जो इम्पैक्ट होगा उस कीमत बढ़ने का, वो तो बहुत ज़्यादा होगा। और फिर दूसरी बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि हम उसको मतलब उसके इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए हम 120 की सब्सिडी देंगे या दालें वगैरह की कीमतें कम करेंगे। फिर वो अपने हसास प्रोग्राम के, एहसास प्रोग्राम के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये बात तो मेरा ख्याल है कि आवाम जो है ना इसको हज़म नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह कि देखिए फॉर्म टू मार्केट तक जो चीज़ें चलती हैं ना, मतलब फॉर्म से लेके जो मार्केट तक आती हैं, वो भी ज़ाहिर है कि पेट्रोल इस्तेमाल होता है, डीजल इस्तेमाल होता है, उनकी भी कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। तो ये जो ये एक आम आदमी ये नहीं सोच रहा कि हमें फ़लाँ से सब्सिडी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, लेकिन एक आदमी सोच रहा है कि जब वो जाता है पेट्रोल पंप पे, जब वो ज़्यादा कीमत देता है तो उसको इस बात का अफसोस होता है कि आइंदा वो जो खुर्दनोश की चीज़ें हैं या उसके खाने की चीज़ें हैं वो इसी लिहाज से महंगी हो जाती हैं। तो जो मायूसी जो फैलती है वो ये नहीं है, बल्कि मायूसी उसी वक्त फैल गई जबकि वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि हम जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं। फिर उन्होंने बताया कि बाद ममालिक में जो है 100% जो है ना वो मतलब कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की। नहीं, देखिए ये तो बात तो उनकी सही है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, बात तो सही है। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बहुत कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर इकोनॉमी है कि अभी अगर बिल्कुल
सऊदी अरब आपको $3 बिलियन ना दे तो आपके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ज़रा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ठीक मैं है। इस लिहाज से समझ रहा हूँ कि ये जो उनका एक गुफ्तगू थी और फिर ठीक है। बाद में उन्होंने फिर ये कहा कि अगर ये दो बड़े ख़ानदान है, उनका इशारा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की था, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जरदारी की साहब तरफ। की जी तरफ अगर ये बिल्कुल। पैसे ले आए हाँ। तो मतलब ये कि बहुत मैं कीमतें आधी कर दूंगा। लेकिन ये लोग कहाँ लेकर आएंगे पैसे? ये लोग इतने ढीठ हैं, कहाँ लेकर आएंगे पैसे? इनके पैसे तो है मतलब बाहर रखे हुए हैं, और अगर पाकिस्तान के अंदर भी हैं वो भी तो रियल इस्टेट के अंदर है, कहाँ लेकर आएंगे ये लोग ठीक है, पैसे? पैसा नहीं आ सका, पॉइंट इज दिस। फिजा आपकी तरफ आऊंगी। फिजा, हाउ डू यू सी इट द सिचुएशन? अब बात कहाँ पर आके रुकी? पैसा तो लाना हुकूमत ने था, ऑपोजिशन के गोल में जा रही है बात, क्या लग रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया रिदा, आपने मुझे मौका दिया। इब्तिदा जिस तरह आपने की प्रोग्राम की और जिस तरह आपने पूरी तमहीद के दौरान ये बताया कि इस वक्त लोगों के सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है, इस सारी सूरत हाल पे पंजाबी का एक जुमला कहने का दिल चाहता है। बड़ा मशहूर डायलॉग है, हमारी एक फिल्म थी नवा है सोना। ये मैं दोनों के लिए कहना चाह रही हूँ, अवाम के लिए भी और खवास के लिए भी। ये बातें हमें अब सुनते सुनते मेरा ख्याल है गालिबन 7-8 साल तो हो चुके। वज़ीर आज़म साहब का अगर टीवी पे आना होता है तो एक धड़का सा लग जाता है दिल को कि अल्लाह खैर करे। दूसरी बात यह जनाब, आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड प्राइस एस्केलेशन की। आप ये देखिए, मैं अगर आपको ज़ाती मिसाल छोटी सी दूं जो कि इंतहाई एक बुरी सी बात है, लेकिन मैं जिस कराची के जिस इलाके में रहती हूँ पॉश तरीन इलाकों में शामिल होता है, ठीक है, लेकिन मेरे पास वहाँ पर ना गैस आती है, ना पानी आता है, कभी कभी बिजली भी नहीं आती। तो जो अखराजात की आप बात कर रही हैं, ये तो उस मुतवस्सित या यानी जो अफोर्डिंग तबका है, आप उसकी बात कर रही हैं ना जी। तो यानी जो आपने दीगर अखराजात की बात की, मुझे वाटर टैंकर के पैसे देने होते हैं, जी जी। मुझे गैस के लिए अब ये करना पड़ेगा कि या तो मैं सोलर की तरफ जाऊंगी या मैं बिजली की तरफ जाऊंगी। बिजली की तरफ जाऊंगी तो मैं बिल कैसे दूंगी बिजली का? मेरी आमदन तो वहीं की वहीं है। सालाना बुनियादों पर आपकी जो करेंसी है वो डिवैल्यू होती है। ये वर्ल्ड ओवर फिनोमेनन है, पूरी दुनिया में ये चलता है। सही। अच्छा, पेट्रोलियम की कीमत वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं 138 रुपये, एहसान कर रहे हैं कि लेवीज में उन्होंने कमी की। मुझे बताइए, $1.4 बिलियन की इस वक्त डेफर्ड पेमेंट पे जो वादा किया है सऊदी अरब ने, तो वो कहाँ गया? वो किस खाते में गया जनाब? ये भी पूछेंगे ना, ये बिल्कुल। किस खाते में गया? आप किसको बेवकूफ बनाते हैं? हमारे अवाम आवाज उठाना जानते तो हैं, लेकिन वो इतने मसाइल में घिरे हुए हैं कि वो आवाज उठाने की अब सकत नहीं रखते। यह हमारी कौम की अपनी कमजोरी भी है कि इस किस्म के जो बबल्स में रहने वाले हुक्मरान हैं ना, वजीर आजम साहब बेहतरीन करार पाएंगे मेरे नजदीक जब वो कहेंगे कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और घर के अखराजात में आज से 50% कटौती कर रहा हूं। कहे ना वो, या वज़रा जितने भी हैं। तो क्यों अवाम क्यों पिसे? कब तक पिसे? ऑपोजिशन से भी हम ये पूछेंगे कि आप लोगों को जब आपको सूट करती है अपनी कन्वीनियंस, आप सड़कों पर होते हैं, वरना आप लंबी तान के सो रहे होते हैं। आपके आपस के इख्तिलाफात, तो जनाब हम किसकी तरफ देखेंगे? ठीक है, हम किसकी तरफ देखेंगे, सवाल ये है। ठीक है, मैं जाती हूँ ताहिरा औरंगजेब साहबा की तरफ भी। ताहिरा औरंगजेब साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ताहिरा साहबा, आपको आवाज आ रही है? ताहिरा साहबा को आवाज आ रही है मेरी? चलिए हम दोबारा उनसे राब्ता करते हैं, कोशिश करते हैं। नमीन वाइल में डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक साहब की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा जी, चले हम कोशिश करते हैं कि दोनों से हमारा राब्ता बहाल हो। नमीन वाइल, मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ चुके जाना है, सो वी आर मूविंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। मैं जाऊंगी अब डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक साहब की तरफ। डॉक्टर साहब,
सबसे पहले तो आज जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से बात कर दी है। रिलीफ पैकेज की बात होनी थी, रिलीफ पैकेज के हवाले से भी उन्होंने जो बात की वो भी हमने सुनाई। आप थोड़ा सा मिसअप हो गया वो, चूंकि जाहिर सी बात है आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो सिचुएशन है इस वक्त पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं आगे मजीद, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आप खुद एक पोर्टफोलियो रखते हैं तवानाई का पंजाब के अंदर, और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं पेट्रोलियम की या फिर बिजली की, गैस की, वो मेजर चीजें जिससे पूरा इम्पैक्ट आता है ओवरऑल बजट के ऊपर एक आम इंसान के। सो कैसे लोग मैनेज कर सकेंगे चीजें अब? देखिए बिल्कुल आज मुश्किल वक्त है मुल्क पर भी और कौम पर भी, और इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। लेकिन इमरान खान की बात आप सुने तो, कैन यू हियर मी? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। तो इमरान खान साहब लगी लिपटी बात नहीं करते, जो चीजें होती हैं ग्राउंड रियलिटीज होती हैं वो आवाम को और कौम को बताते भी हैं। आप देखें जितने ये कोई शुरू में कोई मुल्क की हालत भी अच्छी नहीं थी, ना पैसे थे ना कुछ काम करने के लिए, कोई खजाना भी खाली था, सारी चीजें उन्होंने मैनेज की। फिर ऊपर से कोरोना आ गया, फिर इंटरनेशनल जो महंगाई का एक आया हुआ है, स्पाइक आई हुई है, वो पूरी दुनिया में आई है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। आप देखें कि पेट्रोलियम प्राइसेस पूरी दुनिया में ऊपर जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली पाकिस्तान पे भी आना है। आप देखें कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब फिर वहाँ सऊदी अरब गए थे कौम के लिए कि कोई पैसे वहाँ से $3 अरब और $1.2 अलग डेफर्ड अमाउंट वाला वो लेकर आए। लेकिन चीजें हैं जो जिनको मुल्क और कौम ने और इस जो इन इदारे हैं इन्होंने फेस करना है। हमारे पास क्या हाल था कि हम जो चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पेट्रोलियम प्राइसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो इंटरनेशनल इम्पैक्ट आ रहा है। हमारे पास क्या हाल था, हम उसको दूसरे तरीकों से, हेल्थ कार्ड है, एहसास प्रोग्राम है, जिम्मेदारों की हालत बेहतर हुई, आपकी इंडस्ट्री की हालत बेहतर हुई, आपके रोजगार के मौके, आपके जो लोअर मिडिल क्लास तबका है जिनको पहले इंडस्ट्री बंद होने की वजह से रोजगार नहीं मिलता था, उनके मौके प्रोवाइड करना वो हुकूमत का जो बसमें था वो शुरू किए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो जो तवक्कुआत और जो चीजें आवाम को हम देना चाहिए वो हम उससे निकले नहीं है, अभी उसी क्राइसिस में है। और इंशाल्लाह आप देखें कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिन डैम्स पर 30 साल पहले काम होना चाहिए था, पहली दफा उन पर प्रैक्टिकली काम शुरू हुआ है। मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं आपको एक छोटी सी बात कर, अच्छा, मैं आपसे ले रही हूँ आपका, अख्तर साहब आपसे मैं मजीद आपकी बात सुनी, लेकिन आपके पास से ना हमें डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है क्योंकि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वो जरा ऑडियो फिक्स कर रहे हैं उन्हें। तो इन मीनवाइल मैं ताहिरा साहिबा की तरफ भी चल जाऊँ, शी हैज आल्सो ज्वाइंड अस। ताहिरा साहिबा बहुत शुक्रिया। ताहिरा औरंगजेब साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी ताहिरा औरंगजेब साहब बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूंगी, आज जैसे कि वजीर आजम साहब का बहुत बेसब्री से और शिद्दत से इंतजार था 22 करोड़ आवाम को आज, और वी ऑल वर वेटिंग फॉर हिम दैट ही इज गोइंग टू अनाउंस समथिंग लाइक बिग फॉर अस, बट अल्टीमेटली जैसे कि अख्तर मलिक साहब कह रहे हैं पीटीआई से कि जी देयर आर सर्टेन हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी बुनियाद पे हमें टफ फैसले करने पड़ रहे हैं, गैर मकबूल फैसले करने पड़ रहे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब को। सो आप लोग इसको किस तरह देखते हैं? अगर आप लोग ऐसे होते, सिचुएशन इस तरह से होती मैशत की, तो आपको लगता है कि दिस डिसीजन इज फेयर इनफ? मेरी बात सुनो, हमारे दौर में ये हालात ही ना होते और 22 करोड़ आवाम, आपने क्या समझा कि इमरान खान की तकरीर का इस्तीफे का इंतजार कर रही थी? 22 करोड़ आवाम से हमारी मुश्किलात का हल एक ही है कि इमरान खान साहब इस्तीफा दें और घर जाएं। उन्हें तो और भी बात हुई, इन्होंने कहा कि अगले माह बिजली फिर और महंगी हो रही है, पेट्रोल बढ़ेगा। बात यह है कि पूरे खिते में जो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई की लहर है, तो एशिया के पूरे खिते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। गरीब आदमी जो आलू और प्याज से रोटी खाता है, वो आटा खरीदने का भी रवादार बेचारा नहीं रहा। रोटी जो 5 रुपए की हमारे दौर में थी, आज 25 रुपए की है और उसका वजन भी कम हो गया। ये इमरान खान साहब क्या सहूलियात देंगे? इससे तो बेहतर था ये इतनी लंबी चौड़ी भाषण न देते, लोग सुन के 3 साल में तंग आ चुके हैं। ये तकरीर ना करते, वैसे कहते मैं अपनी तमाम मुश्किलात का हल यही समझता हूँ कि 22 करोड़ आवाम की निजात इसी में है, मैं इस्तीफा देके जा रहा हूँ, आप नए इलेक्शन करवा लें और जो वोट से आए उसके करवा दे हुकूमत।
ये क्या इन्होंने किया है? कोई एक चीज का भी किया? वो कहाँ गए 50 लाख घर? वो कहाँ गई 1 करोड़ नौकरियां? पूरा मुल्क बेरोजगार हो गया है। वो कहाँ गए वजीर आजम हाउस की यूनिवर्सिटी बनाना? लोग रोक रोक के पूछते हैं जी एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लासेस शुरू हो रही हैं कि नहीं, फीसें इमरान खान इकट्ठी करेंगे या कोई अकाउंटेंट रखेंगे? वो ISF के पास पहले नहीं जाना, बिजली के बिल जला दो, जला दो। ये कहाँ आवाम को वो भाषण देते थे आज जो डी चौक में? जी हमने जी ये कभी डी चौक में झूठ नहीं बोले। और किस तरह से वो पूरा दिन और पूरी रात आवाम को बेवकूफ बनाते थे। 3 साल हो गए उन्हें तमाशा करते, चोर चोर डाकू डाकू। सबसे बड़े चोर और डाकू ये खुद हैं, जिनका ये नहीं पता लगता कि जो सऊदी अरेबिया के वली अहद ने घड़ी थी वो तोशा खाना में जमा कराते, उसकी कीमत मालूम करते। अगर खरीदनी थी या तोहफा ही था तो कम से कम उसे बेचने के लिए फिर किसी बंदे के हाथ दुबई ना भेजते जहाँ से पाकिस्तान की सुबकी हुई। कहाँ गए वो हीरो के हार जिनकी कोई कीमत का अंदाजा नहीं? कहाँ गए वो सोने जो मिले उनको 300 तोला? वो किधर गए? तोशा खाना के भी ये चोर है, पाकिस्तानी कौम के तो चोर हैं ही, ये तोशा खाना के भी चोर हैं। ये पहले प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है ताहिर साहब, ठीक है। मैं जरा आगा मसूद साहब की तरफ भी चले जाऊंगा। मसूद साहब, वो जिस तरह से ऑपोजिशन कह रही है और डेफिनेट सी बात है कि ये जो इस वक्त सिचुएशन अब इमर्ज हो रही है वो एक अग्रेसिव मोड पर लेकर आएगी हर आदमी को, क्योंकि अभी जो इस वक्त कीमतें बढ़ी हैं वो हैंडल अप नहीं हो रही, उससे घर के बजट आउट हो गए लोगों के, आम आदमी के। तो अब ये सिचुएशन कहाँ जाएगी? देखिए, बात असल ये है कि अभी अख्तर मलिक साहब ने एक बात कही, उन्होंने बात तस्लीम की, वो हुकूमत के अंदर हैं, हुकूमत में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सूरत हाल जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं है और बहुत लोग जो हैं घबराए हुए हैं और खुसूसन जो मुतवस्सित तबका है, गरीब तबका है, वो बड़ा परेशान है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो उसका कोई पैनिसिया तो दे, कोई उसका हल तो बताए। उनके पास क्या हल है? देखिए, एक्सप्लाइटेशन तो बहुत इमरान खान साहब नहीं, देखिए वो तो देखिए अच्छा, वो घर जाएं और करप्ट लोग दोबारा आ जाएं, वही करप्ट लोग के जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है और जिनके बारे में इमरान साहब अभी कह रहे थे अपनी तकरीर में कि अगर वो पैसा वापस ले आए पाकिस्तान में तो मैं आधी कीमतें कर दूँ। तो भाई मैं किसी को ये कहना कि साहब वो घर जाएं, भाई इलेक्टेड आदमी है, अगर आप आइंदा इलेक्शन में समझते हैं कि वो बेहतर नहीं है तो लोग खुद ही मतलब उनको नहीं वोट देंगे, निकाल देंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि इस बेख्तिलाफ बताए कि भाई किस तरीके से हम महंगाई कम कर सकते हैं, हमारे पास ये मंशूर है। दूसरी बात ये है कि जब 18वीं तरमीम के बाद जितने भी सूबाई हुकूमतें हैं उनके पास इख्तियारात हैं, वो इख्तियारात अपना इस्तेमाल करें और ये कि महंगाई को कम करने के सिलसिले में जो भी तरीक़ेकार इख्तियार हो सकता है कानून के तहत वो इख्तियार करें। ये लोग करते ही नहीं है। तो चुनाचे आप जब एक्सप्लाइट कर रहे हैं आप लोगों को, भाई लोगों के पास 70% लोगों के पास तालीम नहीं है, वो गरीब लोग हैं, कहाँ उनके पास इल्म नहीं है, उनको जो भी नारे मिलते हैं वो नारों के साथ हो जाते हैं। खुद ये जो इमरान साहब ने जो तब्दीली की बात की थी तो लोग इसीलिए उनको वोट दिया कि वाकई तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली तो नहीं आई। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हिज़्ब इख्तिलाफ एक मंशूर पेश करे कि भाई हम जो ये आएंगे ये कर लेंगे ये कर लेंगे, लेकिन अब ये जो महंगाई है ये इनके काबू में नहीं है, ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है। और फिर कोविड की वजह से जो सूरत हाल बिगड़ी है, खुद पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ लोग जो थे वो बेरोजगार हुए कोविड की वजह से, फिर जितनी भी SMEs थी वो भी मुतासिर हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग दरअसल ये सोचें कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, आवाम हमारे हैं, कोई एक नया मतलब ये के सामने मंशूर पेश करें कि हम इस तरीके से महंगाई कम कर सकें। इलेक्शंस आएंगे, जिसको वोट देना जो मिलेंगे, जिसको नहीं वोट मिलेगा उसको निकाल देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिजा आपकी तरफ आऊंगी। फिजा शकील साहबा, आपने भी सुना हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने और ऑपोजिशन भी जो बात कर रही है, क्या डू यू रियली थिंक कि हम इस सिचुएशन से अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि अब आगे मुझे और मजीद परेशानियां नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, इमरान साहब की हुकूमत की वो मिसाल है कि जब मैं बहू थी तो मेरी सास बहुत जालिम थी और जब मैं सास बनी तो मेरी बहू बिल्कुल नाकार है। तो ये जो तावीलात हमें मिलती हैं हुकूमती हलकों की जानिब से, यकीनन हम उस पर आंखें बंद करके अगर सोच विचार शुरू करें तो शायद हल नज़र नहीं आएगा। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब जो ये रिवायती किस्म के जो मसनूई आप सॉल्यूशंस कहते हैं ना कि जी सब्सिडी दे देंगे या हम इसको पैकेज रिलीफ पैकेजेस दे देंगे, ये सब काम ना करें। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को पॉसिबल बनाएं, जहां से कारोबार जनरेट होता है, जहां से कोई सनत लगती है, जहां से कोई रिस्क के मौके, रोजगार के मौके पैदा होते हैं, आप उन सेक्टर्स को वो सब्सिडाइज करने की बात करें, उनको रिलीफ देने की बात करें। ये मसनूई तरीकों से, जिसे कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल रिससिटेशन, इससे इकोनॉमी कभी किसी मुल्क की ठीक नहीं हुई।
ठीक है। और आपको जो तब्दीली की बात आगा साहब ने की थी और जो औरंगजेब साहिबा, ताहिरा औरंगजेब साहिबा कह रही है इस्तीफा दे दो, अब क्या होगा? यही वही सारे लोग जो अब इनके साथ हैं वो फिर इनकी पार्टियों के टिकट के लिए दौड़ लगा देंगे। तो जनाब, तब्दीली इस मुल्क में इस तरह नहीं आएगी। आप सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लीजिए, संजीदा इकदाम के बारे में सोचिए, वुज़रा को आप थोड़ा सा कस के रखें कि वो जो उनके दिल और दिमाग में आता है वो कहते चले जाते हैं। और दूसरी बात यह है मुख्तसरन, अब आवाम जिन ख्वाबों की बात इमरान साहब करते थे ना, अब आवाम वो ख्वाब देख भी नहीं सकते, इसलिए कि वो चैन की नींद अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो सो ही नहीं सकते। उनको अगले दिन के इतने चैलेंजेस हैं कि उनको सुकून की अब नींद नहीं आती, तो वो ये ख्वाब कहाँ देखेंगे? ठीक है। तो वजीर आजम साहब रहम करें इस मुल्क पे। चैलेंजेस बहुत है, रहम करने चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक साहब, आपकी तरफ आऊंगी। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जी जो गवर्नेंस के मामलात हैं उसके ऊपर भी नोटिसेस हो रहे हैं। आप खुद कहते थे, वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि जी अगर अदालत में कोई मामला चला जाए, अदालत किसी मामले पे कॉल आउट करे या किसी चीज पे बात करे, तो इट मींस कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं। हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज भी बहुत आ रहे हैं। अभी लोकल गवर्नमेंट का मामला हो, खासतौर पर आप ही की तरफ, पंजाब की तरफ, उसकी मैं निशानदेही करूं थोड़ा सा वहां का, या फिर आज अब जैसे कि केपी के हुकूमत पे भी चीफ जस्टिस ने महंगाई जंगलात के हवाले से बड़ी बरहमी का इजहार किया है। हम कराची का जैसे कोई मामला उठता है तो हम उसके ऊपर हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान से उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आती है, खासतौर पे फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा। तो अब ये जो केपी में, चूंकि आपकी 7 ईयर्स से गवर्नमेंट है वहां पे ऑलरेडी, अब इस पे जो आज ऑब्जर्वेशन दिए हैं चीफ जस्टिस ने, वो भी बड़ी तवज्जो तलब है। देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो क्लैरिटी है वो होनी चाहिए, हर चीज में होनी चाहिए। हम तो खुद एक नारा लेकर आए हुए थे। आप देखें कि ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो मुल्क को इस नहज तक पहुंचा करते हैं, जिनके जिनके करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें बाहर है, लूट कर बाहर चले गए, आज वो हमें नसीहतें कर रहे हैं। ये मुल्क पहुंचाया किन लोगों ने? इन्होंने ये पहुंचाया हुआ है इस नहज पर। तो मैं समझता हूँ कि जो जो चीजें इमरान खान साहब कर रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक कौम को एक एक चीज उनके इल्म में दे के कर रहे हैं, कोई बात इनसे छुपाई नहीं गई। मैं बात कर रहा था कि मैं अभी लिया से आ रहा हूँ। जी जी। हमने अभी 100 मेगावाट आज की इनॉग्रेशन की, 100 मेगावाट सोलर का हमने एक प्लांट लगवाया है। तो वो हमने टैरिफ सबसे, तारीख का सबसे लोएस्ट टैरिफ दिलवाया है, 3.7 पाकिस्तान का। इन्होंने जो लगवाए थे, जो ये बातें करते हैं, ये 14.1 सेंट पर लगवा कर गए थे, और वो हर चीज में लूट और मार का बाजार गर्म था। हम तो इनको चीजों को, इनकी बिगड़ी हुई चीजें अभी ठीक करते फिर रहे हैं। और जो नो डाउट मुश्किलात हैं, मैं पहले भी कर चुका हूँ अर्ज, ये इंशाल्लाह जो ये लीडरशिप है, हमें इस पर पूरा भरोसा है। वक्ती तौर पर परेशानियां हैं, और जो ये एक में हमारी अपोजिशन पार्टी है, खुद उनके सिंध में जो प्राइस कंट्रोल है वो पंजाब की निस्बत बहुत ज्यादा बुरी हद तक मुतासर होती है, और वो पंजाब पर बैठकर बातें करते हैं। ये अपना काम तो इन्होंने कभी किया नहीं है, और दूसरों पे तनकीद करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक चीज ऐड ऑन कर दीजिएगा, डॉक्टर साहब कतकलाई माफी, इसमें एक चीज ऐड ऑन कर दीजिएगा। अभी आपने कहा जैसे कि प्राइस मैकेनिज्म तो ठीक है, वो एक डोमेस्टिक मामला है, लेकिन अब लोकल इशू है, वो 18वीं तरमीम के बाद प्राइस मैकेनिज्म सूबों का मामला है, बिल्कुल आई एग्री। मगर डॉक्टर साहब आप खुद बेहतर जानते हैं, आप खुद एक इलेक्शन लड़कर आए हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। क्या जब हम देखते हैं कि जब इलेक्शन का सीजन बनता है, उसका मूड बनता है, जो कि अगला साल नजर आ रहा है जी, क्या इलेक्शन का साल होगा उसके बाद, तो ये 1-1.5 साल का जो अरसा रह गया है, इसमें तो आपको नहीं लगता था कि रिलीफ देना चाहिए था वाकई? क्योंकि इससे आप पोजीशन गेन करते, वो पोजीशन डाउन हो रही है, तो फिर कैसे गेन करेंगे नेक्स्ट इलेक्शंस में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह रिलीफ जल्द वज़ीर आज़म साहब देंगे, और मुझे तो लगता है 1-2 महीनों में इनका रिजल्ट आएगा। दूसरी बात यह है कि हम पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नवंबर में हमारी हल्काबंदी है, और इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में हम जाएंगे लोगों के पास। ज़ाहिर है जाएंगे तो फिर ये इलेक्शन होगा, और अगले से अगले साल हमारा इलेक्शन ईयर है। उससे पहले हमने चीजें बेहतर करनी है। हमारे पास, मैंने बताया ना कि मैडम कह रही थी कि आर्टिफिशियल एक बंदा भूख से मर जाए और हम उसको मुफ्त के रोजगार ढूंढते ढूंढते उसको भूख से मरवा बैठे, तो ये भी अक्लमंदी नहीं है। उनको टेम्परेरी रिलीफ भी दें, और परमानेंट सोल्यूशन भी हम ढूंढ रहे हैं। परमानेंट सोल्यूशन आप देखें कि आज
जो हमारी जो लूम इंडस्ट्री है, मेरा मुल्तान से ताल्लुक है, फैसलाबाद और गुजरावाला में जो लूम इंडस्ट्री है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सारी दोबारा फंक्शनल हो गई है और लोगों को रोजगार वहाँ पे मिलना शुरू हो गया हुआ है। दूसरी आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यहाँ पर बूम में है। आपके एग्रीकल्चर में बहुत सारी यहाँ पर रिलीफ मिला है लोगों को। आपको हेल्थ कार्ड में आप लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। दिसंबर तक, जनवरी तक हम पंजाब के हर खानदान को हेल्थ कार्ड दे देंगे। आपका एहसास प्रोग्राम के जरिए टारगेटेड सब्सिडी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके घरों में बगैर MNA MPA की सिफारिश के उनको पैसे दिए जा रहे हैं। और जो चीजें गवर्नमेंट कर सकती है, जो बस में वो कर रहे हैं। और दूसरा जो तरीका है वो हमने आपकी इकोनॉमी मजबूत करनी है। आप देखें कि ये कितना ट्रेड डेफिसिट और सारी चीजें छोड़ कर गए थे। आप जाके शुक्र है अल्लाह ताला के ट्रैक पे इकोनॉमी चढ़ी है और चीजें ज़ाहिर है वक्त के साथ बेहतर होंगी। 30 साल का इनका गन था, आप कहते हैं कि 3 साल में ठीक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। आप तुर्की की मिसाल ले लें, तुर्की को भी 7 साल लगे थे इन चीजों से निकलते हुए। जो लोन था उनके ऊपर चढ़ा के लोग गए थे, तो इनको टाइम लगेगा और इंशाल्लाह हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम बगैर प्लानिंग के प्लानिंग करके बैठे। डॉक्टर साहब, आगा मसूद साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, वो भी रिस्पॉन्ड कर दें। आगा मसूद साहब। जी सर। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, आप फरमा रहे हैं कि एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। आप ये बताइए कि कॉटन की जो प्रोडक्शन है कितनी डिक्लाइन हुई है। मेरा ख्याल है 5 बिलियन भी बेल नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि अगर इंपोर्ट, आप वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, आप शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं। सर ये बताइए कि जब एग्रीकल्चर जो है वो मेन स्टे है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, तो फिर ये जो मेन जो आपके आइटम्स हैं वो बाहर से क्यों इंपोर्ट किए जा रहे हैं? देखिए मैं बताऊं, ये जो हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स हैं ना पंजाब में, आप पता नहीं समझते हैं कि नहीं समझते, मुझे नहीं पता। आप देखें इन 30 सालों में इन्होंने सिवाय तनख्वाह लेने के टके का काम नहीं किया और किसी चीज पर रिसर्च नहीं हुई। आपकी 2 नंबर अद्वियात, 2 नंबर खाद और 2 नंबर बीज की भरमार रही है पूरे इस मुल्क में। और ये जो एक कंपनी जिन्होंने पेस्टिसाइड की बनाई थी, उन्होंने हजारों कंपनियां बनाई और पता नहीं कहाँ जाके मालात खड़े कर लिए। इन पे ना कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। ये जो एग्रीकल्चर है, ये एक दिन में चीज नहीं होती है। इसके लिए बीज के लिए इसमें प्रॉपर रिसर्च चाहिए। आप आज ये हमारी हुकूमत चाइना के साथ एग्रीमेंट करके है, ये अभी यहाँ से ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ सीड के एग्रीमेंट करके है। तो इस दफा जो किसान को रिलीफ मिला है, आपको देखें कि 30 सालों बाद किसान को असल कपास की कीमत मिली है, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी चल पड़ी है, डिमांड बढ़ गई है। वरना ये कपास जहाँ से, मैं खुद छोटा मोटा जिम्मेदार हूँ, 10 साल में लेता कोई नहीं था, लोगों की पड़ी खराब हो जाती थी। इन्होंने कोई चीज ऐसी की नहीं है कि जिसपे आप डिपेंड कर सकते हैं। हमने ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने तायरा साहबा की तरफ भी जाना है। ठीक है, आपका पॉइंट व्यू आ गया। तायरा और इंजर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? तायरा साहब आप सुन सकती हैं हमें? अच्छा, गालिबन तायरा साहिबा से हमारा राब्ता नहीं हो रहा। हम चाहूंगी तायरा साहिबा से भी हम बात करें, तो उनकी तरफ भी जाऊं मैं। इन मीनवाइल मैं फिजा आपकी तरफ आती हूँ। फिजा, ये जो इस वक्त अब हम सिचुएशन हम देख रहे हैं, एक तरफ ये मामला खाली नहीं है कि महंगाई का मामला, गवर्नेंस का, जैसे मैंने अख्तर साहब से भी सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं कि चीफ जस्टिस कराची पे बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान से फिर उसके जवाब आ रहे होते हैं और हम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म देखते हैं। अब KP के ऊपर आज उन्होंने गवर्नेंस के हवाले से बहुत ठीक ठाक बरहमी का इजहार किया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह हमारे सूबाई मिनिस्टर अभी कह रहे थे डॉक्टर साहब, गवर्नेंस के इश्यूज अपनी जगह पर हैं और अगर उनकी बात को सच माना जाए तो गुज़िश्ता 70 सालों में तो अब कुछ हुआ नहीं, तो आज से अब नया काम हम शुरू करने जा रहे हैं कि जी हम बेहतर करेंगे हालात। तो जनाब हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, फैज़ साहब की जो मकबूल ज़माना नज़म है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। पॉइंट ये है रिदा कि शायद इस कौम को झूठ सुनने की पक्की आदत हो गई है। वो ना सच बोलना जानती है, ना वो सच सुनना चाहती है। इसी रवैये ने हमें अपने इर्द गिर्द उलझा के रखा हुआ है और ये अफसोसनाक सिचुएशन है। ना कोई आपका जिम्मेदार शख्स सच बोल के उसको ओन करके उसकी वजूहात बयान करके उस पर माफ़ी तलाफी करके आगे बढ़ना चाहता है, ना आवाम ये काम चाह रहे हैं। जब तक हम इस माइंडसेट को ब्रेक नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है जो किसी भी महकमे में बैठा हुआ है। आप यहाँ प्रोग्राम कर रही हैं, आपको मालूम है कि आपका कहावा एक एक लफ्ज अहम तरीन है, वो हिस्ट्री का हिस्सा बन रहा है। हमारे मिनिस्टर्स और हमारे प्राइम मिनिस्टर और जिसका दिल चाहता है वो इतनी अजीब और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जनाब इस बबल से बाहर निकले, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, उस बबल से बाहर निकले।
अब आपको सड़कों पे ऐसे लोग नजर आने शुरू हो चुके हैं जो शायद कभी सफेद पोश हुआ करते थे। ये हकीकतें हैं, सिर्फ महंगाई एक फैक्टर नहीं है, ये पूरा निजाम जब से बिगड़ना शुरू हुआ है ये उसी का शाखसाना है जहां पे आज हम बैठे हैं। ठीक है, तायरा औरंगजेब साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? तायरा साहब आप सुन सकती है मुझे? नहीं, तायरा साहब को आवाज मेरी नहीं जा रही। चले, मैं आगा मसूद साहब आपसे जानना चाहूंगी इसी मामले के हवाले से। जो चीफ जस्टिस साहब बरहमी का इजहार कर रहे हैं, केपीके में कर रहे हैं, कराची में करते हैं तो पूरी गूंज सुनता है। अगेन वही सवाल है मेरा पाकिस्तान, और वहां से क्रिटिसिज्म आती है। अब केपी में 7 साल से हुकूमत है पीटीआई की। देखिए, उसकी एक वजह ये बताऊं कि लोग जो है ना पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में जंगलात काट रहे हैं। अच्छा, जंगलात कटने की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन जो है ना जो वो भी कम हो रही है, मतलब है ना। तो उस वजह से जो आपकी क्लाइमेट चेंज है, अब बताइए इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया है, आपको सुन के हैरत होगी, बल्कि मुझसे ज्यादा आप जानती हैं कि ग्लेशियर तक पिघल गए हैं। तो अब जाहिर है कि इन सूरत हाल को मतलब ये किस तरह संभाला जा सकता है। ग्रीन पाकिस्तान की बात की जा रही है ना, जो बरहमी साहब जो चीफ जस्टिस साहब जो बरहम हुए हैं, जो नाराज हुए हैं, उनकी नाराजगी बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये कि जंगलात जब कट जाएंगे तो फिर आप मुझे बताइए कि जो फिजा में जिस किस्म का कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है या कंसंट्रेशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो वो कैसे कम होगा। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है कि ये अभी ग्लासगो में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है क्लाइमेट चेंज पे, उन्होंने ये वायदा किया है कि हम 1.5 सेल्सियस सी पर ले आएंगे, मतलब ये कि जो इमिशन है। मैं चैलेंज करता हूं कि ये कभी नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि 10 बड़ी इकोनॉमी जो है ना वो पूरे दुनिया पे छाई हुई है। अच्छा, और वो 10 बड़ी इकोनॉमी के जो मेन सोर्स है, मतलब उनकी एनर्जी क्रिएट करने का, ज्यादातर वो कोल पर है। जापान में कोल इस्तेमाल होता है, चीन में कोल इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में कोल इस्तेमाल होता है। अभी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो कोल का जो बना है स्टेशन, वो पोर्ट कासिम पे वो कोल से चल रहा है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जितने भी मतलब ये कि जो एनर्जी के जराए हैं वो जराए हैं जिससे ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं कोल के हवाले से। नहीं तो लेकिन अभी देखिए मैं बताऊं, देखिए हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि जो बड़ी 10 इकोनॉमी है ना, जब तक कि वो अपने आप के अंदर सुधार पैदा नहीं करेंगी, लेकिन पैसे की हिवस जो है ना, देखिए वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम करने को तैयार नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन जिंदगी देते हैं। चलिए, हमें कोई भी एतराज नहीं है, हर कौम को यह हक है कि वो अपने बच्चों को, अपने खानदान को अच्छी जिंदगी दे। लेकिन सवाल ये है कि जो आम आदमी है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं, सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं क्लाइमेट चेंज से। उनके है ना, उनके पास बताइए कि गर्मी में मालूम होगा टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि लोग गर्मी, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ गर्मी में तकरीबन 1000 आदमी मरते हैं, सिर्फ एक प्रोविंस के अंदर। तो ये क्लाइमेट चेंज पर अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब बरहम हुए, बिल्कुल सही है, जंगलात नहीं कटने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया चारों मौजूद मेहमानों का, आगा मसूद साहब आपका, फिजा शकील आपका, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक साहब आपका, और तायरा औरंगजेब साहब आपका। चारों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।